आरुषि है क्लास में, आरुषि M01। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, नीरज है क्या क्लास में? नीरज A01, लक्ष्मी नगर। पुष्कर। यस सर। हाँ पुष्कर, क्या होता है स्लो ब्लॉक और फास्ट ब्लॉक में डिफरेंस? सर स्लो ब्लॉक में होता है जेड पी थ्री रिसेप्टर्स जो होते हैं वो। आवाज धीरे आ रही बेटा, तेज, थोड़ा तेज बोल। सर स्लो ब्लॉक में जेड पी थ्री रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और जोना पेलिसिडा में को इम्परमिएबल बनाया जाता है। और फास्ट ब्लॉक में? सर फास्ट ब्लॉक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिपोलराइजेशन होती है सेकेंडरी साइड पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आजकल मैं तेरे से जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे एकदम सही आंसर देता है, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात से कि तूने अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया। हानिया, सेम बैच। यस सर। ये ऑर्डर ऑर्डर में बताइए जरा, कौन कौन सी मेम्ब्रेन है, मतलब आप अगर एग के न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, तो कौन कौन सी मेम्ब्रेन पड़ेगी, ऑर्डर में बताना जरा। सर सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन, उसके बाद अच्छा, फिर? ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेकेंडरी oocyte की अलग मेम्ब्रेन होगी और ओवम की अलग मेम्ब्रेन होगी? हम्म सेकेंडरी oocyte और ओवम ओवम में क्या फर्क है? सर ओवम के अंदर सेकेंडरी oocyte होगा ना? ओवम के अंदर सेकेंडरी oocyte होगा? नहीं नहीं, सिर्फ अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, यूज करो। सिर्फ सेकेंडरी मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद पहले बता, सेकेंडरी oocyte और ओवम में क्या फर्क होता है? सर सेकेंडरी oocyte इमेच्योर एग है, और ओवम मैच्योर होने के बाद। अरे कोई फर्क नहीं है, सेम है। अब वो हम बोल देते हैं सेकेंडरी oocyte को, भाई जो भी एग रिलीज हुआ है ना ओवरी से बाहर, उसे हम ओवम बोल देते हैं। इमेच्योर और मैच्योर की बात है, या तो फर्टिलाइज है इनफर्टिलाइज है। जब तक स्पर्म नहीं आया तो बस वो इमेच्योर हो, फर्टिलाइज हो गया तो वो फर्टिलाइज। जब स्पर्म आया, इंटरेक्ट किया उससे, इस फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं हुआ, इंटरेक्ट किया, और फिर सेकेंडरी oocyte ने अपना डेवलपमेंट आगे किया, फर्दर किया, सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज कर दी तो मैच्योर ओवम हो गया। उसको तो हम सर ooted भी बोल देते हैं, WOTID। समझी? अब ठीक कंटिन्यू है, कर आगे। हम्म। ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद हाँ। इंटरस्टेलर स्पेस, उसके बाद जोना पे इंटेस्टिनल स्पेस? कौन सी स्पेस? इंटरविटलाइन स्पेस। इंटरविटलाइन स्पेस? हाँ, फिर उसके बाद कि जोना सिर्फ पे विटलाइन स्पेस? कौन सी? सिर्फ विटलाइन की इंटरविटलाइन? सर पेरीविटलाइन। इंटरविटलाइन का तो, इंटरविटलाइन का मतलब तो ये हुआ ना, हाँ। पेरीविटलाइन पेरीविटलाइन। स्पेस। इंटरविटलाइन का मतलब ये होगा कि लेफ्ट में भी विटलाइन है, राइट में भी विटलाइन है, बीच में स्पेस है। दैट इज नोन एज इंटर। फिर पेरीविटल स्पेस, फिर क्या है? फिर जोना पेल्यूसिडा, और उसके जोना बाद पेरिसिडा किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू? प्रोटीन की। ठीक है, आगे। कोरोना रेडिएटा आगे। सेल्स। बस। ठीक है, वेरी गुड। डायग्राम आएगा बोर्ड एग्जाम में ओम का बनाने के लिए, तो बना लेगी तू? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। माइक बंद कर दो। इतना ही पढ़ा था मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने। ठीक है, अब एक दो सवाल मैं और पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जिसका आंसर यमुना विहार से देंगी आदिति। आदिति A01 यमुना विहार। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। बेटा सेल साइकिल की सीरीज बता दे फटाफट से। सर सेल साइकिल याद है? यस सर। हाँ, उसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं? सबसे पहले सर आता है G1 फेज,
फिर वो क्वेश्चन फेज आता है जरूरी है? और नो सर। फिर एस फेज, फिर फिर G2 फेज, फिर M फेज। वेरी गुड। शुभम, सेम क्लास सेम बैच। यस सर। सही बोल रही है अदिति? यस सर। जीवन G2 को क्या क्या बोलते हैं और उसमें क्या होता है? सर जीवन G2 में सर डीएनए छोड़ के सर सब कुछ रेप्लिकेट करता है, डबल होता है सर, अच्छा, तैयार करता है सर, मतलब डबल होता एमपीएस के है, लिए। बढ़ता है मतलब कि, है ना? क्या Yes, बोलते हैं sir. उसको? जी स्टैंड फॉर सर ग्रोथ। जीनियस। नहीं सर, ग्रोथ। जी स्टैंड फॉर ग्रोथ। एनीबडी, एनीबडी फ्रॉम एनी बैच। जीवन G2 में व्हाट डज जी स्टैंड फॉर एक्चुअली? ग्रोथ तो उसको बोल ग्रोथ। देते हैं। एक्चुअल एक्चुअल वर्ड क्या है? एक्चुअल क्या है? बताया था मैंने क्लास में। कौन बोला ये? गैप। गैप बोलते हैं, गैप 1 एंड गैप 2। जीवन G2 एक्चुअली गैप है, ठीक है ना? ग्रोथ फेज तो हम बोल देते क्योंकि ग्रोथ हो रही है। चलो, अब ये एक और क्वेश्चन है मेरा, उसका आंसर देगा राघव अगर क्लास में है तो। क्लास में राघव है? यमुना विहार के 2001 बैच से कौन है क्लास में? सर जिया यमुना है, विहार 20 खुशी। और खुशी। यस सर। खुशी, एक बात बताओ कि एक सेल है, मान लो 4 माइक्रॉन्स का है, ठीक है? कितने माइक्रॉन्स यस का है? सर। 4। 4 माइक्रॉन्स का। उसने माइटोसिस की, माइटोसिस किया, लेकिन उसके अंदर लेट्स से G1 और G2 फेस नहीं हुआ, यस सर। मतलब बिना G1 और G2 फेस के माइटोसिस हुआ, तो फिर जो नए सेल बनेंगे उनका साइज क्या होगा? उनका साइज। द साइज। पेरेंट सेल का साइज 4 माइक्रॉन है, डॉटर सेल का साइज क्या होगा? सर जितना ही उसके पेरेंट सेल का होगा। वो सेम साइज होगा। हम्म। जी हाँ। A01 यमुना विहार, अभिनव। यमुना विहार A01 आर्य। लक्ष्मी नगर B01 मेघा। आवाज आ रही है? कोई बात नहीं। गोविंद है क्या क्लास में? क्लास से सब गायब है क्या आज? एक मिनट, मैं खुद देखता हूँ। अमन, पॉल, गरिमा, अजीबा, अदिति, अनिका, आयुष, आयुष, आयुष मेहरा। आवाज आ रही है? धनजोत, यस सर। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा था मैं इससे, वो सुना तुमने? यस सर। अब सर साइज। सही आंसर दिया, इस लड़की ने आंसर सही दिया। नो सर। सही आंसर क्या होगा? सर दोनों सेल्स 2 माइक्रोन्स के हो जाएंगे क्योंकि साइटोप्लाज्म में ग्रोथ हुआ ही नहीं। यस बेटा, अगर G1 G2 फेस हुआ ही नहीं तो साइज डबल ही नहीं हुआ, और साइज डबल ना होके अगर आधा करोगे तो डॉटर सेल आधे आधे होंगे ना। इतना सिंपल सी तो चीज है। चल धन दो, अगला आंसर भी, अगले क्वेश्चन का आंसर भी आप ही दोगे। फटाफट से ये बताओ यस सर। कि अगर ये जो सेल है, ठीक है,
अगर इसमें अगर ग्रोथ फेज होता तो फिर साइज क्या होता सेल का? सर 4 माइक्रॉन ही होते हैं दोनों डॉटर सेल का। अच्छा, अगर लेट से इस सेल का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, 500 पिकोग्राम है, कितना है 500 पिकोग्राम, और फिर ये डिवाइड किया है तो पेरेंट सेल, डॉटर सेल और G1 G2 नहीं हुए, तो डॉटर सेल का जेनेटिक मटेरियल कितना होगा? 500 पिकोग्राम ही होगा ठीक है। क्योंकि सर एस आरुषि, फेज तो हुआ है। रीजन नहीं पूछा चंदू। आरुषि, आरुषि शर्मा, अमन पॉल, यस सर। ये सेम क्वेश्चन, G1 G2 फेस हुआ नहीं है, जेनेटिक मटेरियल सेल का 500 पिकोग्राम है, डॉटर सेल का कितना होगा? सर 500 500 500 500 500। और अगर एस फेस नहीं हुआ तो? सर एस फेज नहीं हुआ तो 250 रह जाएगा सर। तो 250 रह जाएगा। और क्रोमोसोम नंबर? जितना सर पहले था। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, छोड़ो, वो ठीक है। बहुत इलॉजिकल गलत क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना कि साइज बढ़ाने के लिए जी फेज है और जेनेटिक मटेरियल डबल करने के लिए एस फेज है। अब ये सारी बातें मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, सोचा तुमने? ये सारी बातें मैं तुमको इसलिए वापस रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीवेज डिवीजन, ठीक है ना। तो जाइगोट एक बार इम्प्लांट होने के बाद जो उसमें आगे फर्दर डिविजन्स होते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं क्लीवेज डिविजन्स। अब क्लीवेज डिवीजन जो पहला होता है, ठीक है, वो मेरिडोनल क्लीवेज होता है। मेरिडोनल क्लीवेज का मतलब है कि ऐसा क्लीवेज जो एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल के बीचों बीच से हो, ठीक है ना, उसको हम मेरिडोनल क्लीवेज बोलते हैं। मतलब कि वो एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल, मतलब एनिमल पोल से एक प्लेन नीचे की तरफ जाए वेजिटेटिव पोल की तरफ और दोनों पोल को आधा आधा बांट दे, उसको हम बोलते हैं द मेरिडोनियल, MERI, ठीक है ना, DONEAL, मेरिडोनियल क्लीवेज। अच्छा, अब सवाल ये आएगा, आपसे कोई पूछेगा भी एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल क्या होते हैं। अब बेटा एनिमल पोल पोल वेजिटेटिव पोल क्या होते हैं ना, नॉर्मल अगर मैं किसी एक अन्य एग की बात करूं, किसी दूसरे एग की बात करूं जो नॉन ह्यूमन हो, तो वहां पर जहां पर योल्क रहता है उसको हम बोलते हैं द वेजिटेटिव पोल, और जहां पर योक नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं द एनिमल पोल। मतलब जो न्यूट्रिशन स्टोर कर रहा है योक की फॉर्म में वो वेजिटेटिव, और अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, एनिमल पोल। किंतु ह्यूमन सेल के अंदर योक नाम की चीज नहीं होती, योक होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन या प्लेसेंटल मैमल्स का जो एग है वो प्लेसेंटा पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए। अब क्योंकि वो प्लेसेंटा पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए, तो योक होने का मतलब नहीं होता। तो योक नहीं होता, हाँ इनिशियल योक सैक बनता है लेकिन योक नहीं होता एज अ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो क्योंकि योक नहीं होता तो एग को हम एनिमल पोल वेजिटेटिव पोल में योक के हिसाब से नहीं बांट सकते। तो फिर कॉन्सेप्ट ये है कि एक्चुअली जब ये अपना ये सेकेंडरी oocyte फर्दर जब डिवाइड किया, मेटाफेज एनाफेज में डिवाइड किया, तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी। वो सेकेंडरी पोलर बॉडी निकल के कहाँ पहुंच जाती है, पेरिविटलाइन स्पेस में। अब जहां वो पेरिविटलाइन स्पेस में जिस जगह वो होती है उसको हम बोल देते हैं एनिमल पोल, और उसके अपोजिट वाले को बोल देते हैं वेजिटेटिव पोल। तो किसी अन्य सेल के अंदर लॉजिक, एक मिनट रुको, किसी अन्य सेल के अंदर लॉजिक ये कह रहा है कि जहां योक है वो वेजिटेटिव, अपोजिट वाला एनिमल। ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन एग के अंदर जहां सेकेंडरी पोलर बॉडी वो एनिमल और अपोजिट वाला वेजिटेटिव। हाँ गरिमा बोलो। सर आपने अभी कहा कि योक नहीं होता, लेकिन सर जो पीजीसी सेल्स आते हैं वो तो योक सेक योक से ही सैक, आते हैं। अरे भाई योक सैक होता है, मैं बता रहा हूँ, इनिशियली योक सैक रहता है,
उसमें ऐसा कुछ फैट डिपोजिशन या योग का वो इस तरह से काम नहीं करता। फिर धीरे धीरे वो योग साइट डिग्रेड कर जाता है और हाईली रिड्यूस हो जाता है। तो हम इसीलिए ह्यूमन एग्स को अलेसिथल बोलते हैं। ALECITHAL। बताया था कि लेसिथल वर्ड लेसिथिन से आ रहा है और ये लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है जो पहली बार योग में मिला था। तब से लेसिथल वर्ड को योग के साथ एसोसिएट कर दिया। तो अगर मैं बोलता हूँ मेगा लेसिथल एग मतलब खूब सारे योग वाले एग, जैसे मुर्गी के अंडे खूब सारा योग है तो वो मेगा लेसिथल एग्स है। मीजोलेसिथल एग्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, जैसे फ्रॉग का एग है मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग है, मीजोलेसिथल एग है, ठीक है ना। माइक्रोलेसिथल एग्स थोड़ा सा योग, इंसेक्ट्स के एग हैं थोड़ा सा योग है, माइक्रोलेसिथल एग्स। ए लेसिथल एग्स बिल्कुल योग नहीं है, ठीक है ना। दैट इज द ह्यूमन एग्स। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है। अब देखिए पहली क्लीवेज हुई मेरिडोनियन, दूसरी क्लीवेज भी मेरिडोनियल ही होती है, मतलब एनिमल पोल से वेजिटेटिव पोल के लिए आती है, लेकिन 90 डिग्रीज पे होती है पहली क्लीवेज के। अच्छा, जब भी क्लीवेज डिवीजन होगा तो क्या होगा, सेल के दो साइड रहेंगे, पहले दो पार्ट्स हुए, पहले डिवीजन में दो पार्ट्स हो गए, ठीक है। और जब दूसरी होगी तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे, चार पार्ट्स हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट? अच्छा, तीसरी क्लीवेज हॉरिजॉन्टल होगी, वो मेरिडोनियल नहीं होगी, और फिर सेल के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, आठ पार्ट्स हो जाएंगे। और बेटा अब यहाँ पर ये बात जो याद रखने की है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। जो समझने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि जितने डिविजन्स हो रहे हैं, ये आप डायग्राम में देखो ना दोबारा से, ये जितने डिविजन्स आप देख रहे हो, जितने डिविजन्स हो रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे डिविजन्स जो होते हैं दे आर नोन एज क्लीवेज डिविजन्स। अब क्लीवेज डिविजन्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई खाली पेज है तो यस, क्लीवेज डिवीजन क्या होता है मैं बताता हूँ कि एक ये नॉर्म एक सेल है ना, देखिए डिवीजन क्या है, ध्यान रखिएगा। इसमें जोना पेलिसिडा इंटैक्ट है, ठीक है, जोना पेलिसिडा इज देयर, ये जोना ग्रीन से जोना पेलिसिडा हो गई, और सिर्फ जोना पेलिसिडा नहीं, कोरोना रेडिएटा भी अभी भी क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। और डिवीजन जब हो रहा है ना तो कोई साइज नहीं बढ़ रहा, मतलब एक इस डिवीजन के अंदर कोई भी साइज नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि ग्रोथ वन G1 और G2 फेज क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो सेल कैसे डिवाइड कर रहा है, एम एस एम एस एम एस, डिवाइड किया, क्रोमैटिन मटेरियल डबल किया, फिर डिवाइड किया, फिर क्रोमैटिन मटेरियल डबल किया, फिर डिवाइड किया। तो सेल का न्यूक्लियस तो बार बार डिवाइड होता जा रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई भी साइज का बदलाव नहीं आ रहा। ये क्लीवेज डिवीजन कब तक चलेंगे, ये तब तक चलेंगे जब तक एक एग इम्प्लांट नहीं हो जाता। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगी, समझिएगा। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता फिर बताऊंगा। हाँ देखिए, अब आप समझते जाइए। देखिए हो क्या रहा है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्लीवेज डिवीजन हुआ, पहला हुआ तो दो सेल बन गए, दूसरा क्लीवेज डिवीजन हुआ चार बन गए, फिर आठ बन गए, फिर 16 बन गए। जब जत्था बन गया, ग्रुप बन गया सेल्स का, 8 से 16 वाली स्टेज आई, उसको हमने मोरुला बोल दिया, ठीक। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि एग जो है यहाँ पे क्यों नहीं इम्प्लांट हो जाता, या यहाँ पे क्यों नहीं इम्प्लांट हो जाता। देखो सोचिएगा, इस बात को लॉजिकली समझिए भाई। यूट्रस की जो डक्ट है फैलोपियन ट्यूब, उसकी जो हिस्टोलॉजी है ना, जो उसकी लेयर्स हैं वो सेम यूट्रस जैसी हैं। तो भाई इम्प्लांटेशन यहाँ पे भी तो हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ भी तो हो सकता है, कहीं पे भी तो हो सकता है। तो फिर इम्प्लांटेशन यूट्रस में जाके ही क्यों हो रहा है? सर वहाँ पे जब एंडोमेट्रियम नहीं है। अरे गुरुजी, अभी मैंने क्या बोला, अभी यही बोला ना कि फैलोपियन ट्यूब की जो हिस्टोलॉजी है वो यूट्रस जैसी ही है। सर वो थिक एंडोमेट्रियम नहीं। क्या है, एंडोमेट्रियम एपिथेलिया की लेयर है ना, ठीक है। तो सर वो थिक फैलोपियन, नहीं है फेलोपियन ट्यूब की। यस, एक तो वो थिक नहीं है उतनी, ठीक है, लेकिन फिर भी अटैचमेंट तो हो सकता है कि जाके जुड़ जाए, अटैच होने लायक तो है ही, ठीक है। और कभी कभार
उतनी थिक एंडोमेट्रियम में नहीं चाहिए होती, वो तो बाद में धीरे 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 ज्यादा मोटी चाहिए होती है। खैर लॉजिकल एक बात सही है कि वो इतनी थिक नहीं है, इससे एक रीजन ये है। दूसरा जो रीजन है वो ये रीजन है कि जो जोना पैलेसुडा है वो जब तक इंटैक्ट रहेगा तब तक दो चीजें होंगी। पहला, एक तो सेल का ओवरऑल साइज नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब एग का जो साइज होता है, फर्टिलाइज एग का जो साइज है, जाइगोट का जो साइज है, और इम्प्लांटिंग ब्लास्टुला का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। सुनने में अजीब बात लगती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जाइगोट का साइज और इम्प्लांटिंग ब्लास्टुला का साइज ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि एक तो G1 G2 फेज नहीं हुआ है, डिवीजन में ग्रोथ नहीं हुई। दूसरा, जोना पैलेसुडा इंटैक्ट थी, इसी वजह से क्लियर पॉइंट, साइज बढ़ नहीं पाया, एक तो साइज को बढ़ने नहीं दे रही। दूसरा, जोना पैलेसुडा का जो एक और फंक्शन है, जब तक जोना पैलेसुडा रहेगी तब तक एग इम्प्लांट नहीं हो पाएगा यूट्रस के अंदर। इसका मतलब इम्प्लांटेशन से जस्ट पहले जोना पैलेसुडा डिग्रेड कर जाती है। ठीक है, तो जोना पैलेसुडा एक तो इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रही उससे पहले, दूसरा सेल के साइज को बढ़ने नहीं दे रही, और सेल का साइज बढ़ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्या है कि ग्रोथ फेज ही नहीं है, G1 और G2 नहीं है। ठीक है, तो ये हम ओवरऑल बात करते हैं। तो अब इस हिसाब से आपको क्या समझना है कि जब इनिशियल क्लीवेज डिवीजन हो रही है, आप समझिएगा, इस बात को लॉजिकली समझिएगा कि न्यूक्लियर मटेरियल तो पेरेंट सेल जितना ही रह रहा है ना। न्यूक्लियर मटेरियल तो उसका क्या है, N ही है भाई। एक से अगर 4 सेल हो गए तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, N। और अगर साइज X रहा होगा, लेट से पेरेंट सेल का साइज X था, तब ओवरऑल साइज क्या है, X। लेकिन इंडिविजुअल जो सेल बना है जिसको हम ब्लास्टोमर बोलते हैं, उसका साइज तो हो गया ना X/4। और अगर 4 से 8 हो गए तो इंडिविजुअल ब्लास्टोमर का साइज क्या हो गया, X/8। तो इसका मतलब अगर मैं N/C रेशियो निकालूं, न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्मिक रेशियो निकालूं, तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल न्यूक्लियर बाय साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ता चले जा रहा है। N/C रेशियो बढ़ता जा रहा है। क्लियर पॉइंट? क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इंडिविजुअल ब्लास्टोमर की बात कर रहा हूं, तो इंडिविजुअल ब्लास्टोमर के केस में साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और न्यूक्लियर मटेरियल तो क्या रह रहा है, कांस्टेंट N। तो जितना साइटोप्लाज्म जितना बार डिवीजन होता जाएगा, C उतना ही कम होता जाएगा। तो N/C रेशियो न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म रेशियो बढ़ता जा रहा है। कई लोग इसको साइटोप्लाज्मिक टू न्यूक्लियर रेशियो बोलते हैं। उसके से ध्यान रखिएगा, अगर C/N रेशियो बोलेगा तो फिर वो कम होगा। खैर, तो N/C रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ये बढ़ क्यों रहा है, N/C रेशियो बढ़ क्यों रहा है, ये एक सवाल है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए, आप बात को समझिए जरा ध्यान से। एग जो होता है ना, एग वो एक लार्ज सेल में आता है। मतलब मैं एक तरफ आपके लिवर का सेल रखूं और एक तरफ फीमेल का एग सेल रखूं, तो जो एग सेल है वो साइज में काफी बड़ा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और दूसरा, एक तो साइज में पहले से बड़ा होता है, दूसरा G2 फेस करने के बाद, भाई जब मियोसिस हुई होगी उसने ग्रोथ फेस किए होंगे, और ग्रोथ फेस करने के बावजूद उसमें अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ है। अब क्योंकि अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ है तो सारा साइटोप्लाज्म उसने रिटेन रखा है। तो पहले से एक तो साइज में बड़ा था, ऊपर से ग्रोथ फेस किया, साइज में डबल हो गया, और साइटोप्लाज्म आधा हुआ नहीं। तो एक एग सेल साइज में काफी बड़ा होता है एक नॉर्मल सेल के मुकाबले में। मतलब एक नॉर्मल सेल के मुकाबले में एक N/C रेशियो देखा जाए एक सेल का, तो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा। क्यों भाई, न्यूक्लियस तो उसका N ही होगा, और साइटोप्लाज्म क्या होगा, न्यूक्लियर मटेरियल तो N ही होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन साइटोप्लाज्म क्या होगा, खूब सारा होगा, है ना। तो N/C रेशियो क्या हो गया, बहुत ही लो हो गया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में C है, तो C बहुत ही बड़ा हो गया, तो N/C रेशियो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया। तो इसीलिए उसको धीरे धीरे क्लीवेज डिवीजन करके
अपना N/C रेशियो वैसा लाना है जैसा एक नॉर्मल सेल का होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लास्टोमर्स हैं ये आगे चलकर ह्यूमन बॉडी के विभिन्न सेल बनाने वाले हैं। तो जो इनका N/C रेशियो अल्टीमेटली होगा वही बॉडी के सेल्स का होगा। तो तब तक डिवाइड करता है जब तक बॉडी के सेल का जो नॉर्मल N/C रेशियो है वो रिटेन ना हो जाए तब तक। क्लियर है पॉइंट? आगे बात समझ में? किसी को कोई डाउट? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीवेज डिवीजन क्लियर? आगे बात करें। आगे बात करें। यस सर। जी सर। हाँ, आगे बात करने के लिए मेरे सवाल का कोई एक जना जवाब देगा, ठीक है? एक जना कोई भी दे दीजिएगा। आपको मैंने डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज बताया था जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था। तब आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो डिटर्मिनेट होगा या इनडिटर्मिनेट होगा इन द केस ऑफ ह्यूमन, और क्या डिफरेंस होता है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट में। और इसका आंसर मैं बताता हूँ कौन देगा, मैं तो नाम बताता हूँ। इसका आंसर इन तीनों में से खैर ये दो लड़कियों में से कोई देख देगा, या तो आयुषी A01 या लक्ष्मी नगर, या गरिमा A01 लक्ष्मी नगर। और इन्हीं को क्यों देना है आंसर, ये या तो उनको याद है या मैं उनको याद दिला सकता हूँ। गरिमा, यस क्या सर। होता है डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट डेवलपमेंट, और तुमसे क्यों पूछ रहे हैं पता है तुम्हें? जी सर। हाँ बताइए। सर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज हाँ में आयुषी, सेल्स, सॉरी सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, मुझे आयुषी बोल रही, बोलो बोलो। सर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और नहीं सॉरी इनडिटर्मिनेट में वो डिफरेंशिएट नहीं होते, स्पेसिफिक मतलब डिफाइन नहीं होता उनका कोई फंक्शन। और डिटर्मिनेट क्लीवेज में जब वो डिवाइड करते हैं तो वो मतलब डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सर जो सेल्स अगर डिफरेंशिएट नहीं होंगे पहले, तो वो आगे जाके मतलब किसी भी सेल में वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। और अगर वो पहले डिफरेंशिएट हो जाएंगे तो बाद में अगर सेल्स की ज़रूरत पड़े तो वो फिर डिफरेंशिएशन उनमें नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, कुछ कुछ याद है तुमको, अच्छी बात है। ठीक है, आयुषी है वहाँ पे? यस आयुषी A01। हाँ लड़की, सेम क्वेश्चन। सर, वही जो गरिमा ने बताया। ओके ठीक है। देखिए आप सब लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है? एक्चुअली आपको याद नहीं है लेकिन आपकी जो पहली DPP थी एनिमल किंगडम की जो आप सबको मिली थी, उसमें क्वेश्चन था डिटर्मिनेट डेवलपमेंट एंड इनडिटर्मिनेट डेवलपमेंट का, या क्लीवेज का था शायद, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का। तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वापस से बता देता हूँ। देखिए इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में एक बड़ा डिफरेंस होता है क्लीवेज डिविजन्स का। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो क्लीवेज डिवीजन होती है वो डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज डिवीजन होती है। मतलब कि सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, एक से बने 4 सेल, जो इनिशियल सेल्स बनेंगे 4, 8, 16, इनके जो फेट है, मैं इनको क्या बनना है, वो पहले से ही फिक्स हो जाता है। ठीक है ना? कि ये वाला जो है, खैर ये तो कहना बहुत सिंपल सा है कि लिवर का बनेगा, किडनी का बनेगा, वो तो एक एग्जांपल देने वाली बात हो गई। खैर एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि एक सेल है, मान लीजिए फिक्स हो गया कि लिवर का बनेगा, एक सेल फिक्स हो गया किडनी का बनेगा, इंटेस्टाइन का बनेगा। मतलब पहले ही सेल के फेट्स क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं
कि ये सेल डिफरेंशिएट कर जाते हैं कि ये इनिशियल डिफरेंशिएशन हो जाता है कि ये सेल यही बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो क्लीवेज रहता है वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज रहता है। अब इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का क्या कॉन्सेप्ट है कि इनिशियली जो ब्लास्टोमर्स बनेंगे 4, 8, 16, 32, इनमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना। यहाँ ब्लास्टुला के जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, वो अनडिफरेंशिएटेड है। अच्छा, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का फायदा क्या है कि अज्यूम करते हैं कि एक ब्लास्टुला था, ठीक है, उसमें लेट से 54 सेल्स थे। अब मान लो वो 2 बराबर बराबर टुकड़ों में टूट गया, कट गया बीच में से। सेम हुआ वर्टिब्रेट के साथ, सेम हुआ इनवर्टिब्रेट के साथ। अब जैसे ये चीज इनवर्टिब्रेट के साथ हुई, ब्लास्टुला के 2 टुकड़े हो गए, तो एक तरफ रह गए किडनी, इंटेस्टाइन, लिवर के सेल्स, एक तरफ रह गए ब्रेन, हार्ट और दूसरे सेल्स। तो क्या इन 2 डिफरेंट सेल्स से क्या हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं? नहीं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। क्लियर है पॉइंट? इसीलिए वर्टिब्रेट्स के अंदर मोनोजाइगोटिक ट्विंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता, या चांसेस उसके क्या होते हैं, कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है ना। किसके चांसेस? मोनोजाइगोटिक ट्विंस के, कि एक ही जाइगोट से बने हुए ट्विंस। लेकिन अगर ह्यूमन एग की बात करें या एक वर्टिब्रेट एग की बात करें, अगर ये डेवलप करता करता 2 टुकड़ों में भी टूट गया अगर, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 54 सेल्स का एक टुकड़ा था, 2 टुकड़े हुए, करीब करीब 54 था ना, तो 28 28 सेल्स के 2 टुकड़े हुए। तो ये जो 28 वाला है, जैसी अगली क्लीवेज डिवीजन करेगा फिर 54 का हो जाएगा। ये 28 वाला फिर एक बार क्लीवेज डिवीजन करेगा फिर 54 का हो जाएगा। अरे बात सामने, तो बराबर वही 54 को जाएंगे। और क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड सेल है तो भाई वो 54 के 54 एक जैसे, वो 54 भी कैसे, एक जैसे। तो एक ब्लास्टुला से 2 ब्लास्टुला अगर बन गए तो कोई फर्क नहीं आएगा, बस 2 बेबीज पैदा होंगे जो दिखने में एकदम सेम टू सेम होंगे, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हैं, इसलिए उनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे। हम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये भी करते हैं कई बार कि हम इनिशियल एम्ब्रियोज निकाल लेते हैं, काऊ वगैरह केस में करते हैं, इनिशियल एम्ब्रियोज निकाल लेते हैं, और मान लीजिए एम्ब्रियो में 8 सेल हैं, उन 8 के 8 सेल को हम अलग अलग कर लेते हैं और फिर 8 सेल्स को डेवलप करा के 8 नए एम्ब्रियो बनवा लेते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, और ये सारी टेक्निक इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जो इनिशियल डिविजन्स हैं वर्टिब्रेट के अंदर कैसी रहती है, याद रखिएगा, इनडिटर्मिनेट रहती हैं। और टाइप ऑफ डिवीजन याद रखिएगा, इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज मतलब इस तरीके का क्लीवेज जिसमें ब्लास्टुला बनने के बाद रेडियल सिमेट्री का रहता है। खैर, तो बस इनडिटर्मिनेट वर्ड याद रखिएगा, वर्टिब्रेट्स के लिए इनडिटर्मिनेट और इनवर्टिब्रेट्स के लिए डिटर्मिनेट। और भी 1-2 टर्म्स हैं, मैं आपको समझा देता हूं। 2 टर्म्स आप और पढ़ोगे आप क्लीवेज के अंदर, एक होलोब्लास्टिक और एक मीरोब्लास्टिक। कभी कभी टर्म आ जाती है मीरोब्लास्टिक एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो याद रखना कि मीरोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक में क्या फर्क है ना। देखो, कभी कभार क्या होता है, अगर सारा का सारा सेल क्लीवेज डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि आप यहां देख रहे हो पहले वाले डायग्राम में कि सारा सेल इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर सारा सेल क्लीवेज डिवीजन में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ऑफ कोर्स ये इक्वल अनइक्वल दोनों तरीके की हो सकती है, ठीक है, कि बराबर बराबर सेल बने या छोटे बड़े सेल बने, तो दोनों तरीके की रह सकती है, वो छोड़ दीजिए। बस याद रखिएगा कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है ह्यूमंस के अंदर, मतलब पूरा का पूरा एग ही पार्टिसिपेट करता है डिवीजन के अंदर। अच्छा, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जनरली उन एग्स के अंदर होती है जहां योग बहुत ज्यादा होता है, वहां पर जो योग वाला हिस्सा है ना बेटा, वो पार्टिसिपेट नहीं करता डिवीजन के अंदर। तो सिर्फ आप देखिए, नीचे वाला येलो वाला हिस्सा डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल क्लीवेज या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक का अपोजिट मीरोब्लास्टिक, डिटर्मिनेट का अपोजिट इनडिटर्मिनेट। अच्छा, जो इनिशियल क्लीवेज ऑफ ह्यूमन डिविजन होती हैं वो बेटा याद रखिएगा वो इक्वल होती हैं। तो अगर आप ह्यूमन
क्लीव डिवीजन की बात है तो 3 प्रॉपर्टीज याद रखेगा। डिविजन्स आर होलोब्लास्टिक, डिविजन्स आर इनडिटर्मिनेट, डिविजन्स आर रेडियल, ठीक है, एंड डिविजन्स आप बोल सकते हैं इक्वल टाइप ऑफ डिविजन्स। तो रेडियल, indeterminate, equal and holoblastic cleavage occurs in humans। ये बात याद रखेंगे ह्यूमंस के बारे में, कभी क्वेश्चन आता तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। नाउ क्लीवेज डिवीजन के बारे में मैं बात कर रहा था। एक और चीज मैं बात कर रहा था, आपको बतानी बहुत जरूरी थी कि जैसा मैं बताया था, जब तक जोना पेलोसिडा है, जब तक जोना पेलोसिडा है तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा। एक बात और याद रखिएगा कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो इनिशियल मोरुला या ब्लास्टुला है वो यूट्रस की जगह फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया, है ना। दिस इज पॉसिबल इन रेयर केसेस। ऑफ कोर्स ये जो फर्टिलाइजेशन है प्रॉपर नहीं होगा, इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, या इसमें सर्जरी होगी, या सीधा स्टिल बर्थ या फीटस का डेथ हो गया, वो हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। खैर, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभार कि इम्प्लांटेशन कहीं और हो जाए, और इसके लिए टर्म होती है बेटा एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब एनी प्रेगनेंसी विच इज नॉट इन यूट्रस इज नोन एज एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो कौन कौन सी जगह हो सकती है इम्प्लांटेशन की? फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, सर्विक्स हो सकता है, ठीक है ना। तो फैलोपियन ट्यूब या सर्विक्स के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाए अदर देन यूट्रस तो हम उसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और इसका मेजर टाइप ट्यूबल प्रेगनेंसी भी होता है। ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। हालांकि दीज आर द डिसऑर्डर टाइप ऑफ थिंग्स, ये एक प्रॉपर चीज नहीं है, ये इम्प्रॉपर चीज है। बस ध्यान रखिएगा कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी नाम की चीज होती है जिसमें मेन कौन सी होती है? ट्यूबल प्रेगनेंसी। अब आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं ब्लास्टोसिस्ट का। मतलब एक तो है ओवरऑल ब्लास्टुला, और जो ह्यूमन ब्लास्टुला है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। आइए समझाता हूं क्या होता है, ये भी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। देखिए, ह्यूमन ब्लास्टुला की जब हम बात करते हैं ना बेटा, डायग्राम से बताता हूं, बना के बताता हूं। ह्यूमन एम्ब्रियो की जब हम बात करते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये समझिएगा इसको। जब ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करते हैं तो इनिशियली जो ब्लास्टुला बनता है वो सॉलिड होता है, मतलब सारे सेल्स इस तरीके से आपस में मतलब सॉलिड होता है, मतलब अंदर स्पेस नहीं होता, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं स्टीरोब्लास्टुला। तो ह्यूमन के अंदर जो शुरू में ब्लास्टुला बनता है क्या बनता है? स्टीरोब्लास्टुला। अब ये स्टीरोब्लास्टुला या मोरुला की बात वाली स्टेज आप कह सकते हो, जैसे ही यूट्रस से नीचे की तरफ आने लगता है तब इसको यूट्रस की तरफ से एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड मिलता है, उसको बोलते हैं यूट्राइन मिल्क। यूट्राइन मिल्क लेने के लिए कोरोना रेडिएटा डिग्रेड कर जाती है। तो कोरोना रेडिएटा डिग्रेड कर चुकी है, उसके बाद यूट्राइन मिल्क आता है। यूट्राइन मिल्क मिलते ही ये सेल्स न्यूट्रिशन लेते हैं, और न्यूट्रिशन लेने के बाद 2 तरीके के सेल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अब जब ये 2 तरीके के सेल में डिफरेंशिएट होते हैं बेटा, तब क्या होता है कि ये अब आपको एक ही सेल के अंदर बेटा 2 तरीके के सेल्स नजर आने लगते हैं। कुछ सेल्स पेरिफेरी पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, और कुछ सेल ग्रीन कलर से बना रहा हूं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। और जब सेल एक ही तरफ शिफ्ट कर गए और कुछ मेम्ब्रेन पे आ गए और बीच में स्पेस क्या हो गया बेटा? खाली स्पेस आ गया, बीच में स्पेस आ गया और स्पेस में भर गया फ्लूइड। वो फ्लूइड जो इन्होंने यूट्राइन मिल्क लेके एज एन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट रिलीज किया। तो अब आपके पास बेटा 2 तरीके के सेल्स हो गए, एक आउटर मेम्ब्रेन वाले जिन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट के सेल के नाम से जानते हैं, और अंदर ग्रीन वाले सेल्स जिसको हम इनर सेल मास के नाम से जानते हैं। अब ये ब्लास्टुला स्टीरोब्लास्टुला नहीं रहा, अब इसको हम होलोब्लास्टुला, ठीक है ना, या ब्लास्टोसिस्ट
के नाम से जानते हैं। तो ये फर्क है। तो जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है वो लेटर ब्लास्टुला का डायग्राम है, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं, जिसके अंदर बीच में क्या है, कैविटी है, ठीक है, और उस कैविटी को आप ब्लास्टोसील बोल सकते हैं, ठीक है ना, और सेल्स को इनर सेल मास का सेल्स बोल सकते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन के सेल्स को हम ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स बोल सकते हैं। और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में होता है। जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है बेटा वो ये है। आ रही बात समझ में कि बेटा एक हो गया अंदर का स्पेस ब्लास्टोसील, आउटर मेम्ब्रेन के सेल्स ट्रोफोब्लास्ट, और फिर इनर सेल मास। अच्छा, इनके अपने फंक्शन क्या है बेटा? इनर सेल मास तो वो है जो आगे पूरा एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब आपकी पूरी बॉडी किससे बनेगी? इनर सेल मास से बनेगी। ट्रोफोब्लास्ट बेटा वो सेल्स हैं जो बाहर की तरफ है, जो यूट्रस से अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। तो यूट्रस से अटैचमेंट करेंगे, फिर कुछ ऐसे डिग्रेडिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे, उससे यूट्रस की मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेंगे, और ब्लास्टुला पूरा पूरा अंदर घुस जाएगा किसके? एंडोमेट्रियम के, ठीक है ना, एम्बेड हो जाएगा। तो पहले अटैच होगा फिर एम्बेड होगा। जैसे ही अटैच होगा और एम्बेड हो जाएगा वैसे ही हम बोलेंगे क्या हुई है? प्रेगनेंसी हो गई है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रोफोब्लास्ट। बेटा यही ट्रोफोब्लास्ट है जो आगे चल के HCG रिलीज करेगा और प्लेसेंटा का पार्ट भी बनेगा। तो प्लेसेंटा का पार्ट बनता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज करता है, HCG रिलीज करता है, वो भी फंक्शन बेटा ट्रोफोब्लास्ट का है। तो ये बात आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द ब्लास्टोसिस्ट। किसी को कोई डाउट? आगे बात करें। सर इस डायग्राम में तो जोना पेल्यूसिडा भी है। हाँ, इस डायग्राम में तो जोना पेल्यूसिडा दिखाया हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भी ये वो ब्लास्टोसिस्ट है जो इम्प्लांट नहीं हुआ है। जोना पेल्यूसिडा जब डिग्रेड करेगा तभी ये जाके क्या होगा? इम्प्लांट होगा। बल्कि मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये बहुत थोड़ा काफी अर्ली स्टेज है। इसके बाद तो ये पूरी की पूरी एम्ब्रियो की डिस्क बन जाती है, और फिर वो जो बाइलेयर डिस्क है वो ट्राई लेयर हो जाती है। उस स्टेज पर जाके कहीं जाके अटैच होता है ब्लास्टोसिस्ट, मतलब कि एम्ब्रियो सॉरी एंडोमेट्रियम की वॉल से। वो डायग्राम में दिखा रहा हूँ उनको। सर लेकिन आपने अभी कहा ना कि यूटेराइन मिल्क लेने के बाद जोना पेल्यूसिडा डिग्रेड हो जाता है। नहीं, कोरोना डेटा बोला ओके मैंने, सर। बोला हाँ जोना पेल्यूसिडा रहता है। खैर, बाद में जोना पेल्यूसिडा के अंदर छोटी सी ओपनिंग होती है, एकदम छोटी सी ओपनिंग, और इस छोटी सी ओपनिंग से स्क्वीज करके, ठीक है ना, जैसे एक चूहा छोटे से छेद से स्क्वीज करके, जैसे आपके WBC ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज करके बाहर निकल जाते हैं, वैसे ही पूरा पूरा स्ट्रक्चर स्क्वीज करके इस छोटी सी ओपनिंग से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। एंड उसके बाद ये इम्प्लांटेशन के लिए क्या जाता है? रेडी हो जाता है। एक बार जब ये स्क्वीज कर गया, इम्प्लांट कर गया, फिर क्लीवेज डिवीजन की जरूरत नहीं है। फिर जो भी डिविजन होंगी वो नॉर्मल सेल की माइटोटिक डिविजन होंगी, फिर क्लीवेज डिविजन खत्म हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे साइज भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। किसका? जाइगोट का, या आप कह सकते हो एम्ब्रियो का साइज भी बढ़ने लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। आगे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कि मैं आपको वो डायग्राम दिखाता हूँ कि वो 2 लेयर वाला डायग्राम कौन सा जो इम्प्लांट हो रहा है। आई मस्ट बी हैविंग अ डायग्राम। ओके, हाँ, तो ये देखिए, ध्यान समझिएगा। ये देखिए, ये पूरी सारी चीजें दिखा रखी हैं कि पहले दिन क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, दूसरे दिन डिवीजन शुरू हुई, तीसरे दिन कंपैक्शन डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत होते होते तक, ठीक है। फिर आप देखिए ये जो डायग्राम है, जो डे 5 वाला डायग्राम है, और यहाँ आप कह सकते हो जो डे 6 वाला डायग्राम है, ठीक है। ये जोना हैचिंग बोल रहे हैं, जोना पेल्यूसिडा से बाहर निकलने को। ये जो डे 5 वाला डायग्राम देखो आप, ये डे 5 वाला डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये इम्प्लांट नहीं हुआ है। इम्प्लांटेशन जब होता है ना बेटा, वो इस डायग्राम का होता है। ध्यान से देखिए, जो डे 9 वाला डायग्राम है, अगेन गलत दिखा रखा है। 7 वाला भी डायग्राम गलत है, इस 7 वाले को क्रॉस मान लीजिए, दिस इज द रॉन्ग डायग्राम। ये इंटरनेट पर कई चीजें गलत चीजें रखी होती हैं। ये वाला देखिए, 9th वाला डायग्राम देखिए। जो 9th वाला डायग्राम है इसको देखिए, ये वो स्ट्रक्चर है जो एक्चुअली बेटा इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है।
अब इसमें आप देखिए जो एपीब्लास्ट के सेल्स है ना, वो भी दो तरीके के हो चुके हैं, एक पिंक और एक ऑरेंज। भाई येलो वाले जो बाहर वाले हैं, जो बाहर येलो वाले बेटा, वो तो आपको पता ही है कि आपके ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं, इसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। भाई एपी मतलब ऊपर, सुपीरियर, और जो नीचे वाले सेल्स हैं उसके नीचे, उसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, या हम ऐसा बोलते हैं प्रिमिटिव एक्टोडर्म और प्रिमिटिव एंडोडर्म। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव वर्ड याद रखिएगा, दैट इज एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बाई लैमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क। तो अब ये इनर सेल के जो मास के सेल्स हैं, इन्होंने क्या बोला, बाई, इन्होंने पहले इनर सेल के मास का सिर्फ इनर सेल मास बोल रहे, गुच्छा बोल रहे थे। अब दो लेयर्स बन गए तो क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोनल डिस्क बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, बाई लैमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क, मतलब दो लेयर वाली एम्ब्रियोनल डिस्क। और यही इम्प्लांट होती है किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। इम्प्लांट के होके क्या होता है वो दिखाता हूँ, डायग्राम बताता हूँ। इफ आई माइट बी हैविंग अ डायग्राम, यार एक डायग्राम और था जो मुझे आपको बताना था, सिंसाइशियो साइशियो ट्रोफोब्लास्ट वाला। खैर, इसमें यहां देखिए, ट्रोफोब्लास्ट भी ना वापस से डिफ्रेंशिएट कर जाता है, देखिएगा जरा। ट्रोफोब्लास्ट में देख रहे हो, ट्रोफोब्लास्ट में क्या है कि कुछ तो आप देख रहे हो कि कुछ सेल्स तो अभी भी न्यूक्लियस उनके पास एक एक ही है ना, एक एक न्यूक्लियस सबके पास। लेकिन कुछ जो ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट है, उसमें आप देखिए कि खूब सारा कैरियोकाइनेसिस हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट है, इसको हम सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और ये सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट एक्चुअल में सेक्रेटरी होता है, यही एंजाइम और हार्मोन्स क्या करता है, रिलीज करता है। क्या बोला मैंने, सिन मतलब फ्यूज, साइशियो मतलब साइटोप्लाज्म, मतलब जिनका साइटोप्लाज्म क्या है, फ्यूज है, ठीक है ना, मल्टी न्यूक्लियेट कह सकते हैं, सिन साइशियो ट्रोफोब्लास्ट। और नीचे वाला ट्रोफोब्लास्ट कैसा है, साइशियो ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट में दो पार्ट टूट गया, सिन साइशियो एंड साइशियो। और ये साइशियो ट्रोफोब्लास्ट है जो एक्चुअली यूट्रस को इन्वेड करके आगे इम्प्लांटेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पूछेगा कब होता है इम्प्लांटेशन, आप बोल सकते हो आफ्टर 1 वीक। कब होगा, आफ्टर 1 वीक। अब आगे समझते हैं। तो ये देखिए, ये वही दिखा रखा है इस डायग्राम में। देखिए ये ब्लू वाला जो मैंने लेबल किया, ये वाला पार्ट वही दिखा रखा है जो इम्प्लांटेशन में। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कैसे सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट है जो आगे इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रहा है। और खैर पूरा ये एम्बेड हो जाता है, ठीक है। और एम्बेड होने के बाद धीरे धीरे बाई लैमिनार डिस्क से ट्राई लैमिनार डिस्क बन जाती है। आप देख सकते हैं एम्ब्रियो की जो डिस्क बन गई वो बाई लैमिनार से ट्राई लैमिनार बन गई है। जब तक ये ट्राई लैमिनार बनती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इसका ट्राई लैमिनार बन जा रहा, ये इनिशियल 3 लेयर्स बन गई हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, जो आगे चल के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को ऑरिजिनेट करवाएंगी। मतलब ये हो गया है गैस्ट्रुलेशन। और 3 लेयर बनने के बाद आप अल्टीमेटली बोल सकते हो कि ब्लास्टुला से क्या बन गया बेटा, गैस्ट्रुला बन गया है। तो अगला टॉपिक हमें क्या समझना है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन के लिए बेटा ये वाला डायग्राम है। अच्छा, इनकी डिटेल्स में हमको नहीं जाना क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में। हाँ सर, जो ट्रोफोब्लास्ट है उसका इम्प्लांटेशन और एम्बेडिंग के अलावा और कोई फंक्शन नहीं है। HCG और आगे आगे ट्रोफोब्लास्ट की प्लेसेंटा बनेगा, तो प्लेसेंटा के जितना आगे हार्मोन रिलीज होंगे वो आप समझ लो एक तरीके से। मतलब कि प्लेसेंटा का जो पार्ट है वो मेनली कौन बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट से बनाएगा। तो मतलब सर जैसे इनर सेल मास तो बाकी बॉडी पूरी बनाएगा, तो ट्रोफोब्लास्ट बाद में डिग्रेड हो जाएगा। हाँ, जो जब बेबी बॉर्न हो जाएगा तो वो डिग्रेड जाएगा। मतलब आप जो हो, आप डिफरेंशिएटेड एंड डिवाइडेड इनर सेल मास हो। गॉट द कॉन्सेप्ट। यस सर। हाँ खैर, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पहले बायलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क थी, ठीक है ना। जैसे कि एक लेयर थी, नंबर 1 बोल देते हैं उसको, द एपिब्लास्ट, और एक लेयर थी नंबर 2 द हाइपोब्लास्ट। अब बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज होती है इनवैजिनेशन। इनवैजिनेशन मतलब कि फोल्डिंग, लेयर्स थोड़ी थोड़ी अंदर जाने लगती हैं। अंदर कहाँ, ऐसे इस तरीके से अंदर। भाई जैसे आप अपनी शर्ट को पैंट के अंदर टक इन करते हो ना, शर्ट भाई पैंट के अंदर डाली, उस तरीके से
लेयर अंदर की तरफ जा रही है, उसको बोलते हैं इनवैजिनेशन करना। और जहां इनवैजिनेशन करते होता है ना, वहां पे अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, तो वहां पे ग्रे कलर का स्ट्रक्चर नजर आता है। उस ग्रे कलर के उठे हुए स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। मतलब उसकी लेबलिंग कैसे की गई है, वो एक एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, वो अपीयरेंस में एक उठा हुआ स्ट्रक्चर नजर आता है माइक्रोस्कोप में, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। अगर देखिए इस तरीके से, मान लीजिए अगर आप एम्ब्रियो देखोगे तो अब ये लेयर अंदर जा रही है, अब ये लेयर हर जगह से अंदर जा रही है ना भाई, लेयर तो यहाँ से भी अंदर जा रही है, यहाँ से भी अंदर जा रही है, यहाँ से भी अंदर जा रही है, पूरी हर जगह से अंदर जा रही है। और जहां पे अंदर जा रही है वहां पे एक ऐसे निशान काला सा नजर आता है, एक स्ट्रक्चर नजर आता है बेटा, उसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक बुलाते हैं। अब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए मैं आपको डायरेक्टली बेटा को पता है क्या है कि ये जो डिटेल के टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी से बाहर है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी से तो बाहर है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, जब बाहर से क्वेश्चन आता है ना तो 1000 चीजें नहीं पूछी जाती, जो एकदम एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई एनसीईआरटी के जस्ट बाहर, और वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट इंपॉर्टेंट, वो वाली सारी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सारे एमसीक्यू बनते हैं, यहाँ से बनेंगे तो खैर चांसेस कम है, लेकिन आएगा तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रिमिटिव स्ट्रीक बेटा वो स्ट्रक्चर है जिसके बनने के बाद हम कह सकते हैं कि अब गैस्ट्रुलेशन शुरू हो गया है, मतलब शुरुआत गैस्ट्रुलेशन की, या इनिशिएशन ऑफ द गैस्ट्रुलेशन इज मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। और इसी के हिसाब से यही डिसाइड करता है कि बॉडी की फॉर्म कैसे होगी, हेड कहाँ बनेगा और टेल कहाँ बनेगी, ठीक है ना। तो हेड टेल का डिमार्केशन, या सिंपली सबसे सिंपल क्वेश्चन जो होता है, जो आता है डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द इनिशिएशन ऑफ द गैस्ट्रुलेशन, तो आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने के बाद जब ये इन्वेजिनेशन होने लग गया, तब गैस्ट्रुलेशन शुरू हो गया, मतलब लेयर्स बनना शुरू हो गई। अब क्या हुआ, कुछ सेल्स टूटे, कहां से टूटे, एपीब्लास्ट से टूटे, ऊपर वाले लेयर से टूटे। अब जब एपीब्लास्ट से कुछ सेल्स टूटे और इधर उधर बिखरे, इसको बोलते हैं डी एल्मिनेशन। खैर, DEALMINATION, डी एल्मिनेशन। जैसे इन्वेजिनेशन होता है ना, वैसे ये सब सेल्स की मूवमेंट है, इनको बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। डी एल्मिनेशन, इन्वेजिनेशन, इवेजिनेशन, एम्बॉली, एपीबॉली, ऐसे बहुत सारे तरीके के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं। आपको सारे जानने जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, इन्वेजिनेशन हुआ और प्रिमिटिव स्ट्रीक बना, फिर सेल्स टूटे और बिखरे, यानी सेल्स का डीएल्मिनेशन हुआ, और टूट के बिखर के इन्होंने हाइपोब्लास्ट के सेल्स को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। मतलब हाइपोब्लास्ट के सेल्स क्या होने लग गए, रिप्लेस होने लग गए। और जैसे ही हाइपोब्लास्ट के सेल्स रिप्लेस हुए तो एक पूरी की पूरी सेलुलर लेयर बन गई। अब ये जो सेलुलर लेयर बनी है उसको हम एंडोडर्म बुलाते हैं। इसीलिए सबसे पहले बनने वाली लेयर कौन सी होगी बेटा, एंडोडर्म। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में, कोई डाउट। तो सबसे पहले एंडोडर्म बन गई, किससे बनी, एपीब्लास्ट के टूटे हुए सेल से बनी। उसके बाद यही सेल्स बेटा ऊपर की तरफ गए, मतलब ये लेयर बनी, और लेयर बनने के बाद यही सेल्स अपर रीजन में माइग्रेट किए। किस तरीके से, ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर की तरफ माइग्रेट किए और ऊपर एक और लेयर बना दी, और बीच में एक लेयर बन गई, उसको हमने क्या बोला बेटा, मीजोडर्म। तो पहले बनी एंडोडर्म, फिर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एंडोडर्म से बनी मीजोडर्म। और जब ये मीजोडर्म बनी तब तक फिर स्लोली ग्रेजुअली एपीब्लास्ट के सेल भी मॉडिफाई होके सारे रिप्लेस हो गए, नए सेल्स बन गए, और बनी फाइनली द, अब जिसको हम बुला रहे हैं द एक्टोडर्म। तो ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन याद रखिएगा, आपको तरीका भूल जाएगा चाहे, ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन अंदर से बाहर है, पहले एंडो, फिर मीजो, और फिर एक्टो। कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, तो आप बोलोगे पहले एंडो, फिर मीजो, और फिर एक्टोडर्म, और यहां पर गैस्ट्रुलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब
सवाल ये आता है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने पर अगर गैस्ट्रुलेशन शुरू हुआ तो गैस्ट्रुलेशन खत्म कब होता है? तो बेटा याद रखिएगा, गैस्ट्रुलेशन खत्म होता है एक बाय ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील। ये मैं आपको लिख देता हूं। जब ब्लास्टोसील बंद हो जाता है तब हम बोलते हैं कि गैस्ट्रुलेशन हो गया। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बस टर्म याद कर लो कि ऑब्लिटरेशन ना। मेरे पास अभी डायग्राम है इसको समझाने के लिए, और डायग्राम दूंगा बताऊंगा भी तो भी समझ में नहीं आएगा। ये कभी आपको दोबारा जब लॉकडाउन खुल जाएगा, कभी आप सामने होंगे, तब मैं आपको एक बार तब बता दूंगा। अभी फिलहाल बस आप याद रख लो कि ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील यानी ब्लास्टोसील का बंद हो जाना, क्लोज हो जाना, दैट मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। मतलब गैस्ट्रुला बन गया, कब बन गया? जब ब्लास्टोसील बंद हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द एंड ऑफ द गैस्ट्रुलेशन। ठीक, तो स्टार्ट प्रिमिटिव स्ट्रीक और एंड ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील। तो यही कॉन्सेप्ट है कि गैस्ट्रुला बन गया। अच्छा, अगला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, जो हमें कुछ कुछ चीजें जाननी है, वो यही जाननी है कि गैस्ट्रुला बनने के बाद क्या होगा। गैस्ट्रुला बनने के बाद ये जो लेयर्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अलग अलग ऑर्गन से डिराइव होंगे, और कौन कौन से ऑर्गन डिराइव होंगे बेटा, वो यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको मेजर मेजर बता देता हूँ, फिर डिफरेंट डिटेल्स में चलेंगे। देखिए, आपकी जो स्किन है, जैसे कि आपकी एपिडर्मिस हो गई, वो एक्टोडर्म से डिराइव हुई है। आपका नर्वस टिश्यू वो एक्टोडर्म से डिराइव हुआ है। एपिडर्मिस के ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है ना, ऑयल ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, ये सब एक्टोडर्म से क्या हुए हैं? डिराइव हुए हैं, ठीक है ना। दांत का इनामल वो भी एक्टोडर्म से क्या हुआ है? डिराइव हुआ है। अच्छा, मीजोडर्म से क्या डिराइव हुआ? बड़ा आसान है। एपिडर्मिस अगर एक्टोडर्म से आई है तो जो डर्मिस है, अगली लेयर, वो मीजोडर्म से आई है। आपका सारा कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म से आया है, मतलब ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, इवन आपकी मसल्स, वो भी किससे आई हैं? मीजोडर्म से आई है। तो सारा कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्म से आया है। हाँ, नर्वस टिश्यू किससे आया? एक्टो से। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है सारा का सारा किससे आया है? मीजोडर्म से आया है। तो ब्लड, लिम्फ, कार्टिलेज, बोन, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू, डेंस लिगामेंट, टेंडन्स, ये सब मीजोडर्म से क्या हुआ है? डिराइव हुए हैं। तो इनामल एक्टो से आया था, तो इनामल के नीचे डेंटाइन जो है टीथ का, वो किससे आया है? मीजोडर्म से आया है। अच्छा, एंडोडर्म से क्या है? एंडोडर्म से डिराइव हुआ है आपका एलिमेंट्री कैनाल, आपका गट, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ये सब किससे डिराइव है? आपके एंडोडर्म से क्या हुआ है? डिराइव हुए हैं। अच्छा, ऑर्गन्स की अगर बात करें, तो जैसे ब्लड वाले जो ऑर्गन्स है, भाई ब्लड किससे आया? मीजोडर्म से आया। तो ऐसे याद रख सकते हो, हार्ट कंप्लीटली मस्कुलर है, और मसल किससे आई है? मीजोडर्म से। तो हार्ट किससे है? मीजोडर्म से आया। अच्छा, ब्लड वाले ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन, ठीक है ना, और किडनी जहाँ सबसे ज्यादा ब्लड जाता है। अच्छा, किडनी के पास बनने वाले गोनाड्स, ये सब मीजोडर्म से क्या हुआ है? डिराइव हुए हैं। तो किडनी के पास बने गोनाड्स, वो भी मीजोडर्म, और स्प्लीन, वो भी क्या हो गया? मीजोडर्म, और हार्ट ऑफ कोर्स, वो भी कैसा हो गया? मीजोडर्मली क्या हो गया? डिराइव हो गया, ठीक है। और लंग्स और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब किससे डिराइव होगा? आपके एंडोडर्म से क्या होगा? डिराइव होगा, ठीक। तो चलिए मैं आपको ये वाला जो पेज है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन बता भी देता हूँ कुछ कुछ और चीजें, कि एपिडर्मिस ऑफ स्किन एक्टोडर्म, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म, ठीक है ना। फिर लेंस एंड रेटिना ऑफ आई, ये भी क्या? एक्टोडर्म। देखो, लेंस एंड रेटिना एक्टोडर्म है, लेकिन जो कोरॉइड है, क्योंकि वो हाईली वैस्कुलर होता है, तो कोरॉइड कैसा है? मीजोडर्मली डिराइव्ड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अच्छा, अगर ईयर की बात करें, तो ईयर का बाहर का पोर्शन, आउटर और इनर ईयर, दोनों एक्टोडर्म से ड्राइव हुआ है, लेकिन जो मिडल ईयर है बेटा, वो बोन है, और बोन कैसे ड्राइव होती है? मीजोडर्म से, याद रखिएगा, ठीक है। तो बीच मिडल ईयर मीजोडर्म है, और आउटर और इनर ईयर एक्टोडर्म है, ठीक है। फिर आपके ग्लैंड, हेयर, नेल्स, एड्रिनल मेडुला, मतलब
एड्रिनल ग्लैंड का ये कुछ गड़बड़ है। हाँ ठीक है, एड्रिनल मेडुला। अब एड्रिनल मेडुला क्या है? एड्रिनल मेडुला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ काम करता है, मतलब नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन है। तो एड्रिनल मेडुला किससे आएगा? जिससे नर्वस टिश्यू आया, दैट इज एक्टोडर्मली डिराइव्ड है। एड्रिनल मेडुला एक्टोडर्मली डिराइव्ड है, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स वो मेसोडर्मली क्या होता है? डिराइव होता है। ठीक है, ये बात क्या रखेंगे आप, याद रखेंगे। खैर बाकी यहाँ बता दिया मैंने, मेसोडर्म में डर्मिस आएगा, स्केलेटल सिस्टम आएगा, डेंटाइन आएगा, है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स आएगा, गोनाड्स आएगा। एंडोडर्म में बता दिया था मैंने आपको। अच्छा, ग्लैंड लाइक थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, ये किससे आएंगे? एंडोडर्म से। अच्छा, इवन पैनक्रियास, लिवर, ठीक है ना, ये सब किससे आएगा? एंडोडर्म से क्या होगा? ड्राइव होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एंडोडर्म। तो देखिए आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, जितना मैंने बताया उतना याद रखिएगा, लॉजिकल रहेगा, आंसर आ जाएगा कि भाई आपका नर्वस इशू एक्टोडर्म से है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ब्रेन के साथ एसोसिएटेड आपके ये ग्लैंड्स भी, जैसे कौन? हाइपोथैलेमस, है ना, पिट्यूटरी, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये सब एक्टोडर्म से क्या हुआ है? डिराइव हुआ है। अच्छा, मेसोडर्म से बताया आपको, कनेक्टिव टिश्यू जो भी आपको बोन, कार्डियक, टेंडन कुछ बोले, मेसोडर्म से डिराइव हुआ है। ईयर का मिडल वाला पार्ट और आई का भी कोरॉइड किससे डिराइव हुआ है? मेसोडर्म से डिराइव हुआ है। गोनाड्स, किडनी, ये भी किससे डिराइव हुआ है? मेसोडर्म से डिराइव हुआ है। एंडोडर्म से आपका रेस्पिरेटरी, फेरेंक्स और लंग्स, ये सब चीजें, और आपका डाइजेस्टिव के काफी पार्ट्स, पैनक्रियाज, लिवर, है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब एंडोडर्म से डिराइव हुआ है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं फेट्स ऑफ जर्म लेयर्स। तो मैंने आपको गैस्ट्रुलेशन पढ़ा दिया, फेट्स ऑफ जर्म लेयर्स पढ़ा दिया, ठीक है। आगे समझिएगा, दो तीन चीज आपको और बतानी है मुझे डेवलपमेंट के अंदर। ओके, अब देखिए, अब जब इम्प्लांटेशन आप हो गया है, ठीक है, तो ये भी एक डायग्राम है, ये इनिशियल एम्ब्रियो का डायग्राम है, इसमें ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ये आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, ठीक है। उसके ठीक नीचे की तरफ योक सैक है। बेटा ये जो योक सैक है, ये अभी नया नया बना है, ये धीरे धीरे डिग्रेड कर जाने वाला है, ठीक है ना। खैर, यही वो प्रिमिटिव योक सैक है, ठीक है ना, जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन शुरू होगा थोड़ा बहुत बाद में लेटर ऑन, ठीक है ना, जहाँ पे पीजीसी यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी होंगे जो सोमैटोगोनिया, रूगोनिया बनाएंगे, ठीक है। ये वो योक सैक है, ठीक। तो इसका ये इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ऊपर आप देख रहे हो ये प्रिमिटिव इनिशियल एमनियोटिक कैविटी है। क्यों? क्योंकि इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? एमनियन बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि एक ह्यूमन एम्ब्रियो के, अगर हम थोड़ा लेटर स्टेज पे पहुंच जाए आपको बेहतर नजर आएगा। एक ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर, यहां देखिए ध्यान से, एक ह्यूमन एम्ब्रियो, जैसे कि मान लेते हैं कि बेटा ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो हो गया। वापस सब समझिए, ये ब्लू से जो बनाया वो क्या हो गया? एम्ब्रियो वाला पार्ट हो गया। अब एम्ब्रियो के ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो है एमनियोटिक सैक, ठीक है ना, जिसमें एमनियन यानी फ्लूइड है, एक्सक्रीटरी फ्लूइड, ठीक। और इसके नीचे योक सैक है। ये योक सैक धीरे 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 छोटा होता जाएगा और एमनियन धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। आप डायग्राम में देख लो अगला, ठीक है। देखो, ये देखो, ये तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर कि बेटा योक सैक सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और एमनियन क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है ना। और एम्ब्रियो भी धीरे धीरे क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। अच्छा, एक और चीज होती है एलेंटॉइज, जो इसमें दिखा नहीं रखा, वो एलेंटॉइज जो होता है ना, वो धीरे धीरे बनता है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड बनने जा रही है ये एलेंटॉइज से बना है। इसका बेहतर डायग्राम मेरे पास मैंने अलग से रखा है। ये आप देखिए, ये आपको थोड़ा समझ में आएगा।
ये डायग्राम है। ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। क्या क्या समझना है इसमें? पहले समझिए कि ये पूरा एम्ब्रियो है, ठीक है ना। एम्ब्रियो के बाहर फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। उस फ्लूइड को बेटा कवर कर रहा है एमनियन। तो बेटा एमनियन एक मेम्ब्रेन है जो एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर रही है? कवर कर रही है। और एम्ब्रियो डूबा हुआ है एम्ब्रियोनिक फ्लूइड के अंदर। देखिए फ्लूइड के अंदर डूबने के बड़े इंपॉर्टेंट फायदे हैं। पहला, ये देखिए एमनियन का इंपॉर्टेंस समझेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एमनियन, एमनियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। पहला काम, ये एम्ब्रियो को डेवलप करने में हेल्प करता है। भाई अगर पानी के अंदर डेवलप करेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी डेवलपमेंट में, कोई दिक्कत नहीं होगी। एम्ब्रियो की बॉडी के सेल्स दूसरी मेम्ब्रेन से चिपकेंगे नहीं, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी देगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। दूसरा पानी है भाई, कोई भी मैकेनिकल शॉक लगा, झटका लगा, तो वो वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगा और एम्ब्रियो तक वो मैकेनिकल शॉक कम पहुंचेगा, ठीक है। तीसरा एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाएगा, ठीक है ना। एम्ब्रियो सूखेगा नहीं, ड्राई होने से उसको बचाएगा, फ्लूइड की रखेगा, मेंटेन रखेगा, ठीक। ओके। चौथा, एक जितने भी एम्ब्रियो के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी फालतू की चीजें हैं, वो सारी कहाँ आ जाएंगी? एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाएंगी। इतना ही नहीं, एम्ब्रियो के कुछ सेल्स टूट टूट के भी कहाँ जाएंगे? एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाएंगे। इसी पर बेस्ड है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड है एक टेस्ट। ये मैं बता रहा हूं, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, ह्यूमन हेल्थ में भी आएगा। हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। अब बेटा एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस क्या है? हम एक नीडल के थ्रू थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है, अब प्रेग्नेंट फीमेल के ना शुरू में नहीं, 14 वीक्स के बाद, मतलब 12 से 16 वीक्स के बीच में कभी, है ना, 12 से 16 वीक्स का जब एम्ब्रियो हो चुका होता है, उसके बीच में हम कर सकते हैं, हम एम्ब्रियो के एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इस फ्लूइड को जैसे ही एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बेटा, इस फ्लूइड में होंगे एम्ब्रियो के सेल्स। उस एम्ब्रियो के सेल्स को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। भाई कैरियोटाइप देखेंगे कि क्या सारे क्रोमोसोम 1 1 2 2 ऐसे ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि XX Y हो गया हो, या सिंगल X आ गया हो, या कोई क्रोमोसोम 3 बार हो गया हो, मतलब कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो हम उसे सेल्स देखकर पता लगा सकते हैं। मतलब कोई अगर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है तो वो हम सेल्स को एनालाइज करके बता सकते हैं, इसको हम एमनियोसेंटेसिस बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन एमनियोसेंटेसिस के ऊपर स्टैट्यूटरी बैन है। स्टैट्यूटरी बैन का मतलब बैन है स्पेसिफिक रीजंस में ही एमनियोसेंटेसिस की। स्टैट्यूटरी बैन का मतलब कि बैन है लेकिन कंप्लीटली नहीं है, पार्शियल है। पार्शियल मतलब एमनियोसेंटेसिस देखिए, क्योंकि आप सेल्स पता लगा सकते हो, क्योंकि आप क्रोमोसोम पता लगा सकते हो, तो 14 ही हफ्ते में आप ये भी पता लगा सकते हो कि जो फीटस है उसके पास XX क्रोमोसोम है या XY क्रोमोसोम है। और अगर आपको पता लग गया कि XX क्रोमोसोम है, XY क्रोमोसोम है, तो आप ये भी बता दोगे कि फीटस मेल है फीमेल है। और क्योंकि पता लग गया जल्दी से कि मेल है या फीमेल है, तो हमारा जो देश है वहां पर एक चीज बहुत प्रसिद्ध है, दैट इज फीमेल फीटिसाइड। मतलब फीटस को देखना कि वो फीमेल है, और डाउरी या जो भी साइकोलॉजिकल चीजें हैं, मतलब जो भी चीजें रीजंस होते हैं, उनसे बचने के लिए फीमेल फीटस को किल कर देना, इसको बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। तो फीमेल फीटिसाइड को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए एमनियोसेंटेसिस के ऊपर स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया। मतलब आप एमनियोसेंटेसिस से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए। उसमें आप एम्ब्रियो का सेक्स रिवील नहीं कर सकते और पता नहीं लगा सकते
और पता चल भी जाता है, डॉक्टर को तो पता चल जाएगा, वो आगे उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। या सिर्फ सेक्स पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस नहीं किया जा सकता। क्यों? और इसका एक और ये पॉइंट है कि भाई अगर 14 हफ्तों में पता लग गया कि भाई मान लीजिए फीटस कौन सा, और कोई पेरेंट्स रहते हैं जो फीमेल फिटिसाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर वो इजी भी होगा, क्योंकि 14 वीक्स में अगर एम्ब्रियो को हम डिग्रेड कर देते हैं तो फिर वो फीमेल के लिए उतना हार्मफुल भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए वो आसान हो जाएगा फीटिसाइड करना, इसीलिए बैन लगाया है एमनियोसेंटेसिस में। लेकिन ये बैन है, ये इंडिया की बात बता रहा हूँ, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ इंडिया की बात बताया जा रहा हूँ। अच्छा खैर, एमनियोसेंटेसिस से नहीं, कोई भी ऐसा मेथड, कोरियोनिक विलाइ सैंपलिंग, ठीक है ना, PUBS, अल्ट्रासाउंड, कोई भी ऐसा मेथड जो किसी भी स्टेज पर पैदा होने से पहले, बिफोर बर्थ ऑफ द चाइल्ड, सेक्स ऑफ द चाइल्ड बता सके, हर उस टेस्ट के ऊपर स्टैट्यूटरी बैन है। मतलब आप पता नहीं लगवा सकते द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। खैर, बाकी अगर सेक्स ऑफ चाइल्ड की बात ना की जाए तो बाकी चीजों में हमारे लिए एमनियोसेंटेसिस काफी फायदेमंद है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इसमें 0.5% चांसेस होते हैं, 0.5% चांसेस होते हैं इसका क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के। मतलब आपने एमनियोसेंटेसिस करने की कोशिश करी, नीडल से एमनियोटिक फ्लूइड लेने की कोशिश करी, और बाय चांस उससे जो एम्ब्रियो है उसकी डेथ हो गई या वो मिस कैरेज में कन्वर्ट हो गया, तो उसके 0.5% चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। खैर, तो एमनियन के ये सारे फायदे हैं कि वो फीटस को डेवलप होना। अच्छा, आपको याद होगा ना कि मैंने बताया था कि एमनियोट्स होते हैं, एनामनियोट्स होते हैं, कि रेप्टाइल्स आर ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, और वो ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स इसलिए हैं क्योंकि उनके पास एमनियन है और एमनियोटिक फ्लूइड है। और क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड है इसलिए उनका एग ड्राई नहीं करता, एग ड्राई नहीं करता तो जो एग है वो लैंड में भी रह सकता है। इसीलिए, और क्योंकि उनका एग भी लैंड पे होता है और खुद रेप्टाइल्स भी लैंड पे होते हैं, इसलिए रेप्टाइल्स आर ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। वेयरएज एम्फिबियंस, क्योंकि उनके पास एमनियन नहीं है, एग में एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, इसलिए एग को पानी के पास रहना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए उनके एग पानी में डेवलप करता है, इसलिए वो ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एमनियन की प्रेजेंस रेप्टाइल्स से आ गई थी, इसलिए रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को मिला के हम क्या बुलाते हैं, एमनियट्स बुलाते हैं। खैर, तो इस डायग्राम में आप एक डायग्राम जो देख रहे हो वो एमनियन का देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, याद रखना कि जो एमनियन की लेयर्स है ना, ठीक है, वो बनी हुई है मेसोडर्म से और एंडोडर्म से, ठीक है। मेसोडर्म बाहर है, ठीक है, और एंडोडर्म अंदर है, ठीक है। और इसी का ठीक अपोजिट, अब आपको सुनने में हैरानी होगी लेकिन इसका ठीक अपोजिट, बाहर की तरफ एंडोडर्म और अंदर की तरफ मेसोडर्म, बाहर की तरफ एंडो और अंदर की तरफ मेसो, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें बता भी रखा है कि जो लाइट कलर की लाइन है वो एक्टोडर्म रिप्रेजेंट कर रही है, डार्क कलर की एंडोडर्म और डॉटेड मेसोडर्म। तो आप अब ध्यान से सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन देखो जिसको हम कोरियन बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं बेटा? कोरियन। तो जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन उसे हम कोरियन बुला रहे हैं, और कोरियन को ध्यान से देखें तो इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन एंडो है, ठीक है। कुछ गड़बड़ है इसमें, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं एक बार, ये कुछ डायग्राम में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। मैं खुद बना के देखता हूँ। इंटरनेट से डायग्राम डाउनलोड करो ना, बहुत गड़बड़ आती है। ये हो गया एंडो, सॉरी एक्टो, ये हो गया एंडो, ठीक। और ये आया एक लेयर, ये आई 2 लेयर, ये आई एक लेयर और ये आई 2 लेयर, ठीक। और यहीं से एक लेयर ऐसे आ जाती है, ठीक।
ओके, ठीक है। तो बेटा इस डायग्राम को देखो, हालांकि डायग्राम बहुत ही गंदा है, लेकिन इस डायग्राम को फिर भी आप देखो, ध्यान समझो। मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ चीजें अभी आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा क्या बनाया मैंने, जो भी गंदा बना है। खैर, इसमें क्या समझना है आपको बेटा, जो समझने वाली चीज है वो ये समझिए कि ये जो बीच में बनाया ना बेटा, मैंने जानबूझ के ये कलर यूज किए हैं। बीच में जो बनाया वो एम्ब्रियो बनाया है। वो एम्ब्रियो की 3 लेयर्स हैं, ठीक है। और जो एम्ब्रियो की लेयर जो आप बीच में देख रहे हो, हाँ, जो आप बीच में देख रहे हो बेटा, वो आपकी एम्ब्रियो की लेयर्स है। क्या है? हाँ, तो बीच में आपकी जो लेयर्स हैं वो एम्ब्रियो की हैं, जैसे कि इसमें आपको ग्रीन नजर आ रही है और ब्लू नजर आ रही है, और बीच में आपको ये ऑरेंज भी नजर आएगी। तो समझ लेना कि जो ऑरेंज वाली लेयर है, ठीक है, बीच वाली जो लेयर है यहाँ पे बीचों बीच, जो बीच में ऑरेंज वाली लेयर है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रही है एम्ब्रियो की मीजोडर्म। एम्ब्रियो की मीजोडर्म, ठीक है ना। ये ब्लू वाली स्नेचर रिप्रेजेंट करेगी एम्ब्रियो की एंडोडर्म, और इसके बाहर वाली ग्रीन वाली रिप्रेजेंट करेगी एम्ब्रियो की एक्टोडर्म। ये तीनों एम्ब्रियो की लेयर्स हैं। इसके बाहर भी कलर का वही मतलब है, जहां ग्रीन है एक्टो है, जहां ऑरेंज है वो मीजो है, और जहां ब्लू है वो एंडो है। बस फर्क क्या हो जाएगा कि जहां पर जितनी बाहर ये लेयर्स हैं उन सबको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है समझना कि एम्ब्रियो तो चलो अपनी वो 3 लेयर से बने हुए हैं। अब इनमें से मैं लेबलिंग बताता हूँ। इनमें से एक स्ट्रक्चर है योक सैक, ये हो गया योक सैक। इसके बगल वाला स्ट्रक्चर है एलेंटॉइस, एएलटी एलेंटॉइस। ये वाला स्ट्रक्चर एमनियोटिक सैक है, एमनियोटिक सैक। तो जिस जिस हिसाब से ये वाली लेयर एमनियन हो जाती है, ये सबसे बाहर वाली कोरियन हो जाती है। तो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एमनियन, कोरियन, योक सैक की लेयर और एलेंटॉइस की लेयर। योक सैक डिग्रेड कर जाएगा, एलेंटॉइस अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाएगा, और कोरियन आगे प्लेसेंटा का पार्ट बनाएगा, ठीक है। तो कोरियन प्लेसेंटा का पार्ट बनाएगा, और एमनियन के अंदर क्या रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। इनकी अपनी अपनी लेयर्स बहुत सिंपल है, आप डायग्राम से देख लो। योक सैक और एलेंटॉइस की जो लेयर्स है वो सेम है। कैसे? अंदर की तरफ कौन सी डर्म है, एंडोडर्म। बाहर की तरफ कौन सी डर्म है, मीजोडर्म। तो अंदर एंडो, बाहर मीजो, अंदर एंडो, बाहर मीजो। तो योक सैक और एलेंटॉइस में यही रहेगा, अंदर अंदर एंडो और बाहर मीजो, और दोनों कौन सी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, याद रखिएगा। अच्छा, एमनियन की लेयर देखिए क्या है, अंदर की तरफ ग्रीन वाली मतलब एक्टो, और बाहर की तरफ मीजो। तो बाहर मीजो है, अंदर एक्टो है। ये किसका हो गया, एमनियन का। और इसका रिवर्स, बाहर एक्टो, अंदर मीजो, ये हो गया किसका, कोरियन का। तो कोरियन को याद रखिएगा, बाहर एक्टो, अंदर मीजो, ठीक है। योक सैक एलेंटॉइस, बाहर मीजो, अंदर एंडो, जैसे नॉर्मली होता है। बस एक एमनियन ही उल्टा उल्टा पुल्टा है कि बाहर तो मीजो है और अंदर एक्टो है। ये क्या हो गया आपका
एमनियन की लेयर्स हो गई। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अब ध्यान समझना, ये ऑरेंज वाली लेयर क्या है बेटा, ये हो गई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। वेरी गुड। ये ऑरेंज वाली क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये किसकी मेसोडर्म है, ये कोरियन की। ये किसकी मेसोडर्म है, एमनियन की। दो मेसोडर्म के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, सीलोम। लेकिन ये सीलोम कहाँ है, एम्ब्रियो के बाहर, तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। तो ये लेबलिंग्स हैं एक एम्ब्रियो की जो बाद में डेवलप करने लगता है। तो यही डायग्राम यहाँ पर बना रखा है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना रखे हैं। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। तो इसमें यही सब बता रखा है कि एक लेयर हो गई बेटा आखिरी वाली कोरियन, जो प्लेसेंटा का पार्ट बनेगी। कोरियन और एमनियन की लेयर के बीच में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, छोटा सा स्पेस होता है, बहुत छोटा होता है, बाद में तो कवर अप भी हो जाएगा। बीच में एमनियन जो बड़ा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और जाके इतना बड़ा हो जाएगा कि एमनियन जाके कोरियन से मिल जाएगा। एम्ब्रियो जो एमनियन की प्रेजेंस में डेवलप करेगा। एलेंटॉइस जो बाद में योगसैक, सॉरी, जो यहाँ नीचे आके जुड़ जाएगा और अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाएगा। और ये है योगसैक जो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिग्रेड और छोटा हो जाएगा। तो ये चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, याद रखेंगे, योगसैक, एलेंटॉइस और कोरियन और एमनियन। और ये कौन कौन सी लेयर से बनी है इसके बारे में याद रखेंगे। यहीं से नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। किसी के कोई स्पेसिफिक डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट? बाकी मुझे पता है कि आप लोगों को एलेंटॉइस, कोरियन, एमनियन ये ठीक से ज्यादा समझ में नहीं आया है, 50-50 समझ में आया, दैट वो मुझे मालूम है। वो उसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, पूरा आ जाएगा, उसको छोड़ो। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस के अलावा कोई डाउट है तो पूछ लो। क्यों गरिमा? यस सर। ये एलेंटॉइस, कोरियन, एमनियन समझ में आया ये, इनकी लेयर्स? यस सर। पक्का? जी सर। तो बताओ फिर कोरियन में आउटर लेयर कौन सी है और एमनियन में आउटर लेयर कौन सी है? सर कोरियन में आउटर लेयर है एक्टोडर्म और एमनियन में मेसोडर्म। मेसोडर्म। उल्टा है दोनों में, अपोजिट है, रिवर्स है, ठीक है ना। एमनियन और कोरियन का रिवर्स है। आप बस एमनियन का याद रखो भाई, एम एस बड़ा इजी है। सॉरी, कोरियन का याद रखो बड़ा easy। कोरियन में क्या है, बाहर एक्टो, एक्टो के नीचे क्या होती है, मीजो, बस। अच्छा, अब एमनियन का उसका उल्टा हो गया, मीजो और एक्टो हो गया, मीजो बाहर एक्टो अंदर। अच्छा, और बचा एलेंटॉइस और योगसैक, वो कोरियन के नीचे शुरू हो रहा है, ऐसे याद रख लो कि कोरियन में मीजो पे खत्म होता है, मीजो शुरू होता है, तो मीजो और एंडो, मीजो बाहर एंडो अंदर, वो आपका योगसैक और एलेंटॉइस हो गया, ठीक। अच्छा, किसी को और डाउट? दैट्स इट, बाकी बात अगली क्लास में करें। सर पीपीटी सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पर। ठीक है, पीपीटी सेंड कर दूंगा मैं। और कुछ? चलिए फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।